आज तक आपने हर्षद मेहता, नीरव मोदी, विजय माल्या और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे कई स्कैम के बारे में सुना होगा, जिसने देश के पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक के लोगों को हिला कर रख दिया था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे घोटाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस घोटाले में देश के बड़े बड़े माफियाओं से लेकर नेता, वकील और पब्लिक सेक्टर से लेकर पुलिस वाले तक की मिली भगत थी। इस स्कैम के खुलासे ने भारत सरकार की नींद उड़ाकर रख दी थी। जी हाँ, ये घोटाला कोई और नहीं बल्कि ये था करीब 30,000 करोड़ का स्टैम्प पेपर घोटाला, और इसका मास्टरमाइंड था अब्दुल करीम तेलगी। फाइनेंशियल घोटालों की दुनिया में ये एक बहुत मशहूर नाम है, और ये नाम और ज़्यादा मशहूर तब से हो गया जब से अब्दुल करीम तेलगी पर हंसल मेहता की एक वेब सीरीज़ आई है, स्कैम 2003। स्टैम्प पेपर स्कैम के खुलासे की शुरुआती कहानी कुछ ऐसी है कि मुंबई के एक जाने माने पत्रकार को करीब 100 पेज का एक रिपोर्ट मिला था, जिसमें करीब 11 साल से चल रहे घोटाले के बारे में बात की गई थी। इसी के बाद से शुरू हुई थी तेलगी के गोरख धंधे के पर्दाफाश होने की शुरुआत। लेकिन उससे पहले ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से गरीब परिवार का बच्चा करीब 30,000 करोड़ रुपए के स्टैम्प पेपर स्कैम का मास्टरमाइंड बन गया, और फिर जानेंगे किस तरह से हुआ उसका अंत। वो कहते हैं ना कि तेज दिमाग का बच्चा या तो बन ही जाता है या बिगड़ ही जाता है, लेकिन दोनों ही मामलों में वो कमाल कर जाता है। ये बात अब्दुल करीम तेलगी पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। कर्नाटक के कानपुर से बिलोंग करने वाले गरीब रेलवे कर्मचारी का बेटा था तेलगी। जब वो स्कूल में पढ़ रहा था तो उसके पिता का देहांत हो गया था। चूँकि पिता रेलवे में कर्मचारी थे, इसलिए उसे रेलवे स्टेशनों पर चलने वाले कामकाज की अच्छी जानकारी थी। तो स्कूल की पढ़ाई के बाद पैसे कमाने के लिए वो स्टेशन पर फल और मूंगफली वगैरह बेचा करता था, और अपनी कमाई से ही अपने स्कूल की फीस भी भरता था। बचपन से ही कुछ बड़ा करने की चाहत और पैसे कमाने की ललक ने तेलगी को हमेशा अपने काम के प्रति जुनूनी बनाए रखा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया और पूरी मेहनत से अच्छे नंबर के साथ बीकॉम की डिग्री हासिल कर ली। पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उसने देश की आर्थिक नगरी मुंबई का रुख किया और यहाँ पैसा कमाने के लिए काफ़ी हाथ पैर मारे। लेकिन उसे जितने पैसों की चाहत थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उन दिनों सऊदी अरब जाकर पैसे कमाने का काफ़ी ट्रेंड चला हुआ था। ऐसे में तेलगी ने भी वही किया। सऊदी अरब में वो करीब 7 साल रहा और पैसा कमाने का नए नए पैतरे सीखता रहा। 7 साल बाद जब वो मुंबई लौटा तो उसके पास था एक तगड़ा प्लान। दरअसल उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सऊदी अरब जाकर पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों को वीज़ा नहीं मिलता था। ऐसे में उन्हें पुलिस की नज़रों से बचने के लिए नकली पेपर्स की ज़रूरत पड़ती थी, जिसे उन दिनों भारत में चल रही एक इलीगल अरेबियन कंपनी मुहैया कराने का काम करती थी। उसी बिजनेस में अब्दुल करीम तेलगी भी जुड़ गया। वो कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करता था, लेकिन यहाँ पर किस्मत ने ज़्यादा दिनों तक उसका साथ नहीं दिया। महज कुछ दिनों के अंदर ही वो मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गया और जेल पहुंच गया। वैसे कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तेलगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जेल में उसकी मुलाकात रतन सोनी नाम के शख्स से हुई, जिसके ऊपर फेक शेयर्स का घोटाला करने का आरोप था। ये दोनों शातिर दिमाग जब एक हुए तो स्टैम्प पेपर घोटाले की नींव रखी गई। सोनी ने ही तेलगी को ये जबरदस्त आइडिया दिया था। उसने तेलगी से कहा था कि धंधा करना है तो बड़ा करो वरना मत करो। यानी कि उसके दिमाग में एक खिचड़ी पहले से ही पक रही थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने का मजबूत जरिया उसने तेलगी को बनाया। दरअसल उन दिनों इंडिया में स्टाम्प पेपर का काफ़ी शॉर्टेज हुआ करता था, जिसे प्रिंट करके, कॉपी करके और रेप्लिकेट करके करोड़ों रुपए छापे जा सकते थे। क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिशियन हो, वीज़ा हो, प्रॉपर्टी हो या फिर अंडरवर्ल्ड ही क्यों ना हो, हर चीज़ के लिए स्टैम्प पेपर की आवश्यकता तो पड़ती ही थी। ऐसे में साधारण से दिखने वाले असाधारण स्टैम्प पेपर का घोटाला करके करोड़ों रुपए कमाने की टेक्निक तेलगी के हाथ लग गई। अब रतन सोनी की मदद से
तेलगी ने नासिक सिक्योरिटी सेंटर को अपना निशाना बनाया। दरअसल इसी एकमात्र जगह पर उन दिनों गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर प्रिंट होते थे और यहाँ के जो प्रिंटर पुराने हो जाते थे उसे ऑक्शन करके बेच दिया जाता था। इसी मौके का फायदा उठाकर तेलगी ने ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली लगाकर उनमें से कुछ प्रिंटरों को खरीद लिया और अपने काले कारनामों को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गया। नासिक सिक्योरिटी सेंटर के उन पुराने मशीनों से स्टैम्प पेपर पर बड़ी ही आसानी से सुरक्षा चिन्ह छप जाया करते थे। तेलगी तो पहले से ही चीजों को कॉपी और रेप्लिकेट करने में उस्ताद था। ऐसे में उसके लिए इस गोरख धंधे का बादशाह बनना बाएं हाथ का खेल बन गया। साल 1994 में लाइसेंस लेकर वो एक लीगल स्टाम्प पेपर वेंडर बन गया और फिर उसी प्रिंटर के जरिए उसने स्टाम्प पेपर को कॉपी और रेप्लिकेट करके बेचने की शुरुआत कर दी। उसने शुरुआत 100 रुपए के स्टैम्प पेपर का घोटाला करने से की और धीरे धीरे करके सबके स्टैम्प पेपर पर उसने धांधली करने की शुरुआत कर दी। एक एक करके उसने महाराष्ट्र के अलावा कई जगहों पर अपने बैंक अकाउंट खुलवा लिए। यही नहीं, उसके सहारे उसने और भी कई बिजनेस खड़े कर लिए और इस तरह करीब 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला उसने धीरे धीरे कर दिया। साल 1992 से लेकर 2002 के बीच सिर्फ महाराष्ट्र में उसके खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज हो चुके थे। उसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में 15 और मामले दर्ज किए जा चुके थे। लेकिन सरकार में उसकी पैठ इतनी तगड़ी थी कि उसका धंधा कभी मंदा नहीं हुआ। अब तक तो वो सारे धंधे राम रतन सोनी के साथ मिलकर कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि पैसों का नशा अच्छों का मिजाज तंदुरुस्त कर देता है और दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया तेलगी ने सोनी के साथ। साल 1955 में उसने राम रतन सोनी से दूरी बना ली। सोनी से तेलगी की दोस्ती में दरार आने के बाद की ही बात है जब मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ फर्जी स्टाम्प पेपर बेचने के आरोप में केस दर्ज किया और उसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया। हालांकि इन सब के बावजूद तेलगी ने हार नहीं मानी और साल 1996 में उसने एक प्रेस कंपनी की शुरुआत कर दी। उसका ये बिजनेस भी काफी फायदे का सौदा निकला। इसी के जरिए फिर उसने स्टाम्प पेपर की खरीद बिक्री शुरू कर दी। कई जगहों पर प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए स्टाम्प पेपर्स का इस्तेमाल किया गया। इसी की मदद से उसने फेक इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स भी बनाए और 90 के दशक में ही उसने अपने बिजनेस को करोड़ों का बना लिया। लेकिन कह देना कि अगर लगातार गलती कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपका भंडाफोड़ होकर ही रहता है। ऐसा ही हुआ तेलगी के साथ। एक एक्टिविस्ट पिछले करीब 10 सालों से कर्नाटका में रहकर तेलगी के पीछे पड़ा था, जिनका नाम था जयंत तिनाकर। जयंत ने जब पुलिस को इसकी शिकायत की तो भी तेलगी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वो काफ़ी हैरान हुए। इसके बाद उन्होंने तेलगी के खिलाफ पूरे 100 पेज की एक तगड़ी रिपोर्ट तैयार की और पुलिस को भेजी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में तेलगी और जयंत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब जयंत ने पुलिस को 100 पेज की रिपोर्ट भेजी तो उसके कुछ समय बाद जब जयंत अपने घर से बाहर निकले तो उनके ऊपर किसी ने जानलेवा अटैक किया। बता दें कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि तेलगी ने ही अपने गुंडों से करवाया था। इसके बाद जब लगातार तेलगी के खिलाफ कंप्लेन जाने लगे तो मजबूरन पुलिस को इसकी छानबीन में जुटना पड़ा और तेलगी को पकड़ने की जद्दोजहद शुरू करनी पड़ी। अब्दुल करीम तेलगी के इस घोटाले का खुलासा हुआ साल 2000 में। इस मामले में 2 लोगों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। उन दोनों ही शख्स के पास से पुलिस ने फर्जी स्टाम्प पेपर बरामद किए थे जिसके तार तेलगी से जुड़े हुए मिले थे। इसी के बाद सीबीआई ने उस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया था। जांच में पता चला कि फर्जी स्टाम्प पेपर को कंपनी और मार्केट में बेचने के लिए तेलगी ने MBA किए हुए लोगों को हायर किया था। ये तमाम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनियों और कॉरपोरेट कंपनियों में जाकर वहां के स्टाफ को बड़े कमीशन का लालच देकर करोड़ों रुपए के स्टैम्प पेपर कंपनियों में सप्लाई करते थे। तेलगी के द्वारा किए जाने वाले इस कांड का खुलासा होने के बाद साल 2001 में उसे राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम लिए थे, जिनमें से एक नाम था असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर कामत का। कामत की सैलरी मात्र 9,000 रुपये थी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी करीब 100 करोड़ रुपए की पाई गई थी। इसके अलावा एक और क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर वशिष्ठ अंदाले की संपत्ति 50 करोड़ रुपए की पाई गई थी। यही नहीं, तेलगी के इस घोटाले में कई राजनेता भी कथित तौर पर शामिल पाए गए थे। जब तेलगी पर अदालत में मुकदमा चल रहा था तो उसने रोते हुए हाथ जोड़कर जज से कहा था कि मैडम, मैं कई बीमारियों से पीड़ित हूँ। मुझे ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। अपनी बीवी के कहने पर मैंने दुनिया का सामना करने का निर्णय लिया है। मुझ पर थोड़ा रहम करना। इसके बाद जज चित्रा भेदी ने उसे कहा था कि चूंकि आपने पश्चाताप किया है इसलिए आपको कम सजा दी जा रही है। अगर आपने मुकदमे का दूसरा विकल्प चुना होता
तो और ज्यादा सजा मिलने की संभावना थी। दरअसल तेलगी ने बीवी के कहने पर अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे और सजा से बचने के लिए अपनी बीमारियों का हवाला दिया था। इसके बावजूद उसे 30 साल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि उसने गुनाह ही इतने बड़े जो किए थे। उसके जुर्म के गवाह बने थे 10 साल, 18 राज्य और 72 शहर। तेलगी ने भारत देश की अर्थव्यवस्था को करीब 30,000 करोड़ रुपए का तगड़ा झटका जो दिया था। वार्तालाप है कि साल 2006 में तेलगी को 30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी और साथ ही उस पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था, जिसके बाद बेंगलुरु के पारापप्पाना सेंट्रल जेल में वो अपनी सजा काट रहा था। इसी दौरान 26 अक्टूबर 2017 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि तेलगी हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह और HIV जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित था, जो उसकी मौत का कारण बनी। तेलगी अपने घोटालों के अलावा मुंबई की फेमस बार गर्ल तरन्नुम खान के साथ अफेयर को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहता था। खबरों की माने तो तरन्नुम के प्यार में उसने करोड़ों रुपए लुटा दिए थे। एक बार तो तेलगी ने तरन्नुम के डांस पर 93 लाख रुपए देखते ही देखते उड़ा दिए थे। 2008 में बॉलीवुड ने तेलगी के ऊपर मुद्रांक द स्टैम्प नाम की एक फिल्म तक बना डाली थी। हालांकि अब्दुल करीम तेलगी ने इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए केस फाइल कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि फिल्म में दिखाए गए तथ्य उस पर चल रहे कानूनी कार्रवाई में खलल डालने का काम कर सकते हैं। इसी वजह से उस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। लेकिन अब जाने माने निर्देशक हंसल मेहता अब्दुल करीम तेलगी की कहानी को वेब सीरीज में दिखा रहे हैं। स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी के नाम से हंसल मेहता ने वेब सीरीज बनाई है, जिसमें गगन देवरियार नाम के एक्टर अब्दुल करीम तेलगी का किरदार निभा रहे हैं। इससे पहले हंसल मेहता की पिछली वेब सीरीज स्कैम, जो कि हर्षद मेहता की लाइफ पर आधारित थी, एक सुपर डुपर हिट वेब सीरीज थी। तो ये थी अब्दुल करीम तेलगी की कहानी। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल खबरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें।